बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। राजकोट एयरपोर्ट पर पहली बार नहीं हो पाई स्पाइस जेट की लैंडिंग के लिए तैयार था विमान, लेकिन फिर उड़ान वहां से भर ली। 15 मिनट तक विमान लेते रहे फेरे, फिर हुई विमान की सुरक्षित लैंडिंग। यात्रियों में उस समय मचा हड़कंप और लैंडिंग के बाद यात्रियों ने ली राहत की सांस। दिल्ली से राजकोट पहुंची थी फ्लाइट। राजकोट में पहली बार नहीं हो पाई स्पाइस जेट की लैंडिंग, वो फ्लाइट वहीं घूमती रही। लैंडिंग के लिए विमान पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन वहां लैंडिंग नहीं हुआ। फिर वहां से उड़ान भरती नजर आई स्पाइस जेट की विमान, लेकिन दूसरी बार में राजकोट में लैंडिंग करवाई गई। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये पूरा मामला क्या था? आखिर पहली बार में लैंडिंग क्यों नहीं हुई? देखिए, दिल्ली से स्पाइस जेट के विमान ने लगभग 6:45 बजे के आसपास उड़ान भरी थी और 8 बजे के आसपास उसको लैंड करना था, लेकिन पहली बार में विमान लैंड नहीं कर पाया। यहाँ तक कि रनवे पर विमान पहुंच गया था। लगभग 1 फीट की ऊंचाई रही होगी, लेकिन अचानक विमान ने उड़ान भरी। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक वो चक्कर लगाता रहा। ये कहा जा रहा है कि जो व्हील्स थे वो खुल नहीं पाए थे सही तरीके से, और इसके कारण दिक्कत स्पाइस जेट विमान को लैंड करने में आई थी। समय रहते ही पायलट ने समझदारी दिखाई और फिर उसको जा करके दूसरी बार में लैंडिंग कराई गई, लेकिन 15 से 20 मिनट में जिस तरह से यात्रियों में हड़कंप मचा रहा वो काफी कुछ कहता है। स्पाइस जेट विमान, क्योंकि ये मिनी बस था, बम्बार्डियर इसको बोलते हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो पहिया था वो सही तरीके से खुल नहीं पाया था, उसके कारण लैंडिंग नहीं हो पाई। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपडेट्स देते रहे। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ें। कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं अलीगढ़ की रूबी खान। एक बार फिर से रूबी खान ने श्री राम को बताया पैगंबर बताने पर कट्टरपंथियों का हमला। कट्टरपंथियों ने जिंदा जलाने की अब धमकी रूबी आसिफ खान को दी है। भगवान श्री राम ही हमारे पैगंबर थे, रूबी आसिफ खान ने कहा, और ये भी कहा कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन को मिला है बल। प्रबुद्ध सम्मेलन में जय श्री राम के लगाए गए नारे। तो कट्टरपंथियों के निशाने पर एक बार फिर से रूबी आसिफ खान आ गई हैं। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी की महिला नेता रूबी आसिफ खान एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनका कहना है कि दुनिया में पहले सभी सनातन धर्म के लोग हुआ करते थे और इसके बाद सबके धर्म बदले गए, इसलिए भगवान श्री राम ही पैगंबर हैं। लेकिन रूबी आसिफ खान की ये बात कट्टरपंथी मौलानाओं को रास नहीं आई। वो एक महिला को जिंदा जला देने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम मौलानाओं को चुनौती दे रही है। तो क्या इसलिए रूबी आसिफ खान को निशाना बनाया जा रहा है? क्या रूबी खान के बयान से कट्टरपंथियों को मिला है बहाना? रूबी फिर बनी है निशाना। रूबी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, तो फिर आखिर बड़ा सवाल ये कि क्यों मचा बवाल? हिंदू बनने की नसीहत मिली तो कट्टर सोच ने कराई फजीहत। और आखिरी सवाल है कि मुस्लिम रूबी को करे दूसरा धर्म स्वीकार, इस बात की नसीहत दी जा रही है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी की सभा में कुछ मुस्लिम लोगों को श्री राम के नारे लगाते हुए देखकर आज बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छा है, भाईचारा बढ़ रहा है देश के अंदर। ये सब लोगों को दिख रहा है कि हम लोग एक सनातन धर्म से हैं और सब पहले हिंदू ही थे, उनको मुसलमान बनाया जाता है। बाद में जब दुनिया में आते हैं तो हिंदू ही पैदा होकर आते हैं, उनको मुसलमान बना दिया जाता है। हमारे जो श्री राम वही पैगंबर थे, ये मान लिया है लोगों ने, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग इसी तरह भाईचारा बनाते रहें, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ख़त्म करें, इसी तरह मान लें कि हम सब एक हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो ये है, ये जिन्ना परस्ती वाले लोग हैं और ये वैमनस्यता फैलाना, बंटवारे करवाना, इनकी मानसिकता यही है। तो जो बयान उन्होंने हमारी बहन के लिए दिया है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी
क्या करना है, क्या धर्म अपनाना है, इसका ठेका बाबरी मस्जिद वालों ने नहीं ले रखा। हमारी बहन को जो करना है, जो भी वो करना चाहती हैं, जिसको भी वो मानती हैं, भगवान राम को मानती हैं, दुर्गा माँ को मानती हैं या पैगंबर को मानती हैं, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और हम उनके साथ हैं। तो सामाजिक सौहार्द बनाने की मांग करने वाली रूबी आखिर कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों आई? आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल रूबी खान ने श्री राम को बताया पैगंबर। उन्होंने कहा कि शुरुआत में पैगंबर श्री राम थे, पैगंबर बताने पर कट्टरपंथियों के निशाने पर आई। उन्होंने कहा कि श्री राम ही हम सब के पैगंबर थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद उठा है। भगवान श्री राम ही हमारे पैगंबर, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस बात का भी जिक्र रूबी आसिफ खान ने किया। साथ ही सीएम योगी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन को मिला है कहीं ना कहीं बल। प्रबुद्ध सम्मेलन में जय श्री राम के लगे थे नारे। पीएम मोदी, सीएम योगी भेदभाव मिटा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र रूबी आसिफ खान ने एक बार फिर किया। विपक्षी दल जान ले, मुस्लिम समाज जाग चुका है, इस बात का भी जिक्र करते हुए रूबी आसिफ खान ने ये बड़ा बयान दिया। मुस्लिम समाज की रक्षा बीजेपी ही कर सकती है। तो ये वो बयान था जिसके बाद रूबी आसिफ खान एक बार फिर से निशाने पर आ गई। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। स्वामी दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म गुरु हैं आप हमारे साथ मौजूद। फजील अहमद, इस्लामिक स्कॉलर। स्वामी शैलेश तिवारी, हिंदू धर्म गुरु, और साथ ही मुफ्ती नदीमुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले फजील जी, आपके पास आते हुए, अगर सामाजिक सौहार्द बनाने की बात कोई करता है तो फिर ऐसी नसीहत कि आप धर्म बदल लीजिए, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, पहले भी कई बार इस तरह की कंट्रोवर्सी कर चुकी हैं और एक डिबेट में मैंने इनसे पूछा भी था, भाई कोई आदमी आपको धमकी दे रहा है तो थाना में FIR कराइए। आप घर में बैठ करके टीवी पर आकर बोल देने से तो काम चलेगा नहीं। कानून है इस देश के अंदर, कानून से सबको चलना पड़ता है। कोई किसी धर्म में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हिंदू बनना है, हिंदू बन जाइए, जिसको मुसलमान बनना है मुसलमान, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन इस तरह की राजनीतिक बातें करना, आप टीवी पे तो बोल रहे कि हमको धमकी दे रहे, थाना में FIR नहीं करा रहे, ये तमाम तरह की बात इनको जो अच्छा लगता है कोई बात नहीं। भगवान राम किसी से बुरे थोड़े ही हैं। हम लोग उनको क्या, हम लोग भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। सभी धर्मों की इज्जत करना हमको सिखाया जाता है, सभी जो है भगवान की इज्जत करना हमको सिखाया जाता है। लेकिन फाजिल जी, जब सभी धर्मों की वो इज्जत कर रही हैं तो हर बार इसे कंट्रोवर्शियल क्यों बता दिया जाता है? कोई कुछ नहीं करता खुदा तो एक है ना, कोई कुछ नहीं। धर्म में हो, पूछिए उनसे कि ईश्वर कभी एक है, थाना में FIR लिखाई है? राम हो कोई या धमकी फिर किसी अल्लाह को देता है हो, तो एक थाना है। में FIR लिखाया जाता है ना, फिर आप पुलिस ये कार्रवाई क्यों करती कह है। रहे हैं कि और आप बीजेपी हिंदू की धर्म, सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर वो FIR सामने लाए उसको पुलिस को और सरकार को मिलकर सामने लाना चाहिए कि कौन धमकी दे रहा है। आप बात सुनते क्यों नहीं है? फजील जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने खुद भी अभी यहाँ टेलीविजन पे ये बात कहा कि अगर आपको हिंदू धर्म पसंद है तो आप चले जाइए, लेकिन मुस्लिम होते हुए, इस्लामिक धर्म में होते हुए क्या हम किसी और धर्म की तारीफ नहीं कर सकते? बुरा क्या है? आप समझे नहीं उसको, आप नहीं समझे। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना तो आप करिए, कोई रोक नहीं रहा उसके लिए। फिर से आप वही बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं हिंदू होते हुए मैं इस्लामिक धर्म के बारे में क्यों नहीं कह सकती? मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी का मामला सामने आया। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है। लवली नाम के नाबालिग लड़के की मौत हुई है। चाकूबाजी में एक युवक घायल है। मामले की जांच लगातार पुलिस की टीम कर रही है। मंगलवार की देर रात लवली अपने दोस्तों के साथ मंगोलपुरी के एक ब्लॉक में खड़ा था और इसी दौरान मामूली बात पर उसका कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना आगे बढ़ा कि बात मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गई। चाकूबाजी में लवली नाम के नाबालिग लड़के की मौत हो गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जबकि बताया जा रहा है कि जिस पक्ष की तरफ से हमला किया गया उस पक्ष में मौजूद सूरज नाम का लड़का भी घायल है, जिसे इस वक्त अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। चाकूबाजी में एक युवक घायल, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मंगोलपुरी में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जिस शख्स पर चाकू से हमला किया गया उस लड़के की मौत बताई जा रही है। जिसने हमला किया, इस झड़प में जो लोग शामिल थे उसमें एक लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे भी चोटें आई है। इस वक्त अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। दिल्ली के मंगोलपुरी की यह घटना, दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी में एक युवक की मौत, लवली नाम के नाबालिग लड़के की मौत हुई है। चाकूबाजी में एक युवक भी घायल बताया जा रहा है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मंगलवार की रात लवली अपने दोस्तों के साथ मंगोलपुरी के एक ब्लॉक में खड़ा था और इसी दौरान मामूली बात पर उसका कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई।
चाकूबाजी में लवली नाम के नाबालिग लड़के की मौत हो गई है, जबकि जानकारी मिल रही है कि जिस पक्ष की तरफ से हमला किया गया उस पक्ष में मौजूद सूरज नाम का लड़का घायल है, जिसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में ये बड़ी घटना हुई है। चाकूबाजी में एक युवक की मौत बताई जा रही है। कल देर रात ये पूरा हादसा हुआ है। लवली नाम के नाबालिग की हत्या की गई है। चाकूबाजी में एक युवक घायल भी बताया जा रहा है, जिसे इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चाकूबाजी में एक युवक घायल है। लवली नाम का ये युवक है। कल देर रात ये घटना हुई है। दो पक्षों के बीच झड़प हुई, जिसमें लवली नाम के नाबालिग लड़के की मौत हो गई है। और चलिए अब आगे बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में लोगों को एयर पोल्यूशन से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज हो रहा है। हालात ये कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। सुबह उठते ही प्रदूषण की धुंध आसमान में साफ देखी जा सकती है। दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI 350 से 425 दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक श्रेणी का है। हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया है। फिलहाल हम कर्तव्य पथ पर और देखिए कि किस तरीके से चारों ओर धुंध दिखाई पड़ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन है, हल्की धुंध दिखाई पड़ रही है। और किस तरीके से फिलहाल क्या स्थिति है, अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो अलीपुर 400, शादीपुर 392, बवाना 405, वजीरपुर 412, ITO 346, आनंद विहार 414, पूसा 312, DTU 389, मुंडका 393, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 365, वहीं IGI एयरपोर्ट 350। इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो दर्ज किया गया है। और वहीं अगर पूरी दिल्ली में किस तरीके से स्थिति है, 400 का आंकड़ा पार किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उन्हें किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप कर्तव्य पथ पर है, किस तरीके से प्रदूषण का आप लोगों को फील हो रहा है? सर ये अभी जो यहाँ हम करीब 1 घंटे से घूम रहे हैं, उस 1 घंटे में जैसे हमने देखा तो यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत है। और दूसरी चीज़ जैसे रोशनी जैसे धुंधला सा आ रहा है आंखों के सामने। कुल मिला के जो स्थिति है, बुजुर्ग लोग जैसे जो 50 और 60 की उम्र से ऊपर हैं उनके लिए ये हवा अच्छी नहीं है, और जैसे बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छी नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक अभी आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों से इस प्रदूषण से राहत मिलने नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं अगर पिछले दिनों की अगर बात करें तो जिस तरीके से पराली जलने की वजह से कहा जा रहा था प्रदूषण के स्तर बढ़ रहा है, तो वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि इस बार पिछले कई वर्षों के मुकाबले पराली जलने में काफ़ी कमी देखने को मिली है। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ गणेश पाठक, भारत 24, दिल्ली। पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी के क्षेत्रपाल परेड मैदान में 143वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की गई। परेड में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी शामिल हुए। एनडीए सशस्त्र बलों की संयुक्त एकेडमी है। एनडीए पासिंग आउट परेड एकेडमी में 3 साल की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। साल में 2 बार भारत की प्रमुख सैन्य एकेडमी से नए अफसर्स बनकर तैयार किए जाते हैं। देवियों और सज्जनों, पासिंग परेड आप देख रहे हैं। एडमिरल आर हरि कुमार भी इसमें शामिल रहे। पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी के क्षेत्रपाल परेड मैदान में 143वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की गई। परेड में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार शामिल रहे। और इसी बीच इस वक्त बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। आप सबका शुक्रिया। आज कुछ हम आपके सामने बातें रखेंगे, कुछ तो ये हमारे मैनिफेस्टो में कवर्ड हैं और बाकी जो मुद्दे हैं वो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स के बारे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से कालका जी में बनाए गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हमारे भाइयों और बहनों के लिए 3000 से अधिक फ्लैट्स जो हैं उनको, उनमें से 500 लाभार्थियों को तो चाबी हाथ में पकड़ाई और बाकियों को भी बाद में हमने हैंडओवर किया। ये कालका जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, इट इज ओनली द फर्स्ट। कई हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं विच आर एट अ वेरी एडवांस स्टेज। अब जेलरवाला बाग में एक प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए हैं। उसके अलावा कठपुतली कॉलोनी है, एटसेट्रा। मैं कुछ ही देर में आता हूं कि केंद्रीय सरकार ने क्या क्या किया है। जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना में, पर उसके अलावा कभी कभी हम ये लोग भूल जाते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, डीडीए कॉलोनीज हैं, ये डीडीए कॉलोनीज 1970s में बनाई गई थी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज कुछ उनके पहले भी हैं। उस समय एफएआर हुआ करता था 1.33, उसको बढ़ के ये बना 1.66 और आज ये 2 से भी ऊपर है। तो जो रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट है इन कॉलोनीज का, ये भी काम साथ साथ चल रहा है और ये प्रोविजंस ऑलरेडी हमने मास्टर प्लान में डाले हुए हैं। दिल्ली की संख्या, दिल्ली की आबादी 2011 के सेंसस में 1.67 करोड़ मानी गई थी। मुझे लगता है, और मुझे लगता है आप सब सहमत होंगे, जब अगला सेंसस आएगा तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक ही होगी। अब 2 करोड़ से अधिक आबादी में जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं, उसमें जहां झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। हमने मैनिफेस्टो में भी फिगर दिया है कुछ, पर ओवरऑल ये फिगर 10 लाख के करीब होगा। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसमें भी अभी मैं डिटेल में जाता हूं, जिसमें पहले की जो राज्य सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये 2006 से मसला लटकता आ रहा है। इन्होंने 2021 में जब हमें कहा कि इनको और 2 साल चाहिए वो ग्राउंड सर्वेस करवाने के लिए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, अब केंद्रीय सरकार इसको कर देगी। हमें उम्मीद है कि पीएम उदय, जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी योजना जो है लैंड पूलिंग, हमने लैंड पूलिंग हमने अभी शुरू की थी, मैं उसके भी आपको डिटेल्स बताने वाला हूं। उसमें शुरू में थोड़ी सी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमारी असेसमेंट है इसमें 75 लाख लाभार्थी होंगे नागरिक। इन अदर वर्ड्स, अगर मिला लें 2 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ 35 लाख दिल्ली के नागरिक इन रीडेवलपमेंट से बेनिफिट करेंगे। अब मैं आपको मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन दी, अब मैं थोड़ी डिटेल में आपको इन चीजों के बारे बाकी फिगर्स बताता हूं। दिल्ली का जो इतिहास है मुझे नहीं लगता कि आई थिंक आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन प्रेजेंट हियर। डॉक्टर साहब, आप तो उम्र में मेरे से काफी छोटे हैं। हाँ, बराबर नहीं हो गए, क्यों? अच्छा, एनीवे, मेरी पैदाइश 1952 में हुई थी।
1947 में दिल्ली की आबादी 7 लाख थी। जब मेरे पेरेंट्स के जनरेशन, फादर मदर आए, वो जो रेफ्यूजी आए, उस समय आबादी 7 लाख से उठ के 22 लाख हुई। लैंड एरिया तो उतना ही था। आज स्थिति यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2011 के सेंसस के अनुसार दिल्ली की जो आबादी है 1.67 करोड़ थी, और उस स्टेटिस्टिक को हम लें तो दिल्ली इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी, सेकंड ओनली टू टोक्यो। पर जिस तरीके से हमारे यहां ऑटोनमस अर्बनाइजेशन हो रही है, 2040 के करीब हम 3 करोड़ के करीब होंगे। तो अब ये मान के चलिए, आज की आबादी अगर हम 2 करोड़ मानते हैं 2022 की, तो अगले 20 साल में दिस लैंड एरिया विल हैव टू cater to a population of another 1 crore people. अब मास्टर प्लान जो हमने दिल्ली का बनाया है 2041 का, इसमें जो रीबिल्डिंग एनविसाज्ड है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, जब डीडीए कॉलोनीज बनी थी उस समय, अब मैं उन हाउसिंग कॉलोनीज की बात कर रहा हूं जो अर्ली 70s में बनी थी, हाउस खास, शेख सराय, मालविया नगर, मुनीर का, राजेंद्र नगर। 1962 का जो प्लान था, जो इफेक्टिव था 1981 तक, मुझे लगता है उस समय एफएआर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 133 था, 133। ये 2001 के प्लान में, जो 2021 के प्लान तक लागू था, इसको बढ़ा के रमेश जी 167 पे ले गए हम। आज ये एफएआर 200 है। तो मैं जब इन कॉलोनीज में लोगों के पास जाता हूं जिनकी 70s में अलॉटमेंट हुई, तो उनकी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि जब 1970s में उन्होंने एलआईजी का या एमआईजी का कोई फ्लैट लिया था, उस समय इनको पड़ा था 80,000 रुपए का एलआईजी और 1,10,000 रुपए का एमआईजी का। तो लैंड वैल्यूज चेंज हो गई है तब से।